सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, राधे राधे, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, सभी को जय हिंद, जय हिंद, सभी को जय हिंद, हर हर महादेव, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। आवाज वगैरह आ रही है? आ रही है तो एक बार स्माइल कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखो यहाँ पर देखो दिया गया है ऋग्वेद में पुरोहित निम्न में से क्या कहलाते हैं। चलिए बताना है, यहाँ पर वन को ऑप्शन देना है कि ऋग्वेद में जो पुरोहित थे उन्हें क्या कहते थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद में जो पुरोहित थे उनको बोलते थे होत्र। क्या बोलते थे? होत्र बोलते थे। वहीं पर दोस्तों जो आपके उग्रदाता है किसमें होते थे? तो आपके सामवेद में, सामवेद के जो पुरोहित थे उन्हें हम लोग उग्रदाता कहते थे। वहीं पर दोस्तों आपके अध्यय जो आप कहते हैं ये यजुर्वेद के थे। किसके थे? यजुर्वेद के थे। याद रखिए, यजुर्वेद के आपके थे यहाँ पर, ठीक है ना। और दोस्तों अथर्ववेद के ब्रह्मा, दोस्तों याद रखिए अथर्ववेद के जो थे, अथर्ववेद के जो थे वो आपके ब्रह्मा थे। तो चारों पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे पूरी तरीके से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। जो टैक्स था, कर प्रथा थी, ये किस समय आपकी थी? तो दोस्तों ये आपका प्राचीन काल में जो आपका गुप्त साम्राज्य था, मतलब ऑप्शन जो आपका है बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। गुप्त काल में ही कर प्रथा का विशिष्ट महत्व हुआ करता था। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस मुख्य उद्देश्य से, है ना, किस मुख्य उद्देश्य से अशोक ने अपनी प्रजा में धम्म का प्रचार किया था। मतलब जो आपके अशोक ने धम्म का प्रचार किया वो किस वजह से? तो दोस्तों याद रखिए, इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी वाला हो जाएगा कि अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक विकास हेतु अशोक ने धम्म प्रचार किया था। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा। 3-4 क्वेश्चन आपको कठिन मिलेंगे और हमारे मॉडल पेपर में होता भी है कि आपको कभी कभी कठिन मिलेंगे, कभी सरल भी, कभी मॉडरेट भी, ठीक है। देखो दिया गया है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी। देखिए 4 नंबर में, तो दोस्तों याद रखिए बंगाल से सोरा, कच्चा रेशम और चीनी और अफीम ये निर्यात होता था। इसका ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। राधे राधे, सभी को जय हिंद, जय राम जी। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था। इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है ना। और यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी हो जाएगा 14 जनवरी 1761। जिसका भी ऑप्शन आया है यहां पर डी नंबर है 14 जनवरी 1761। किसके बीच हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो यहां पर जो आंसर है वो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन कब किया गया था। मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग अर्थात जो कानून को संचित करता है, इसकी अध्यक्षता में जो आपका 4 सदस्यीय विधि था किया गया था। यहां पर आपका आंसर डी हो जाएगा 1834 में। कब किया गया था? 1834 में 4 सदस्यों वाली जो आपकी टीम थी उसके द्वारा गठन हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अगला दिया गया है करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है। और ये क्वेश्चन आपको घूम फिर के बहुत बार पूछेगा, मतलब पूछेगा कब दिया गया था, किसने दिया गया था, कौन से आंदोलन में दिया गया था। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए आपका जवाब भी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन। किसने दिया था? तो दोस्तों किसने दिया था तो आप कहेंगे महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ठीक है ना। चलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा विदेशी पत्रकार गांधी जी के साथ था। बिल्कुल लल्लन टॉप वाले आपके क्वेश्चन आपके हैं, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं, है ना। कमेंट नहीं कर पा रहे तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए कितने लोग जुड़े हैं, कितनी संख्या में जुड़े हैं। आप ये तो समझा करें कि सर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के साथ, और पूरा सपोर्ट आप लोग भी करिए जैसा हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इतनी क्लासें दे रहे हैं। तो एक बार जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो एक बार वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों से ज्यादा अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए, पता चल पाए कि नहीं बच्चा पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। तो एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। याद रखिए जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही है तब दोस्तों यहाँ पर याद रखिए एक विदेशी पत्रकार था गांधी जी के साथ, ये था आपका लुई फिशर। क्या था? लुई फिशर, जिसका ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और गांधी जी का जीवनी कार्य, दोस्तों याद रखिए गांधी जी का जीवनी कार्य आपका यही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा है। चलिए बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस को जो देश नायक कहा है वो किसने कहा है। इसका आंसर है यहाँ पर है राइट क्या हो जाएगा। चलिए भाई फटाफट जवाब दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक जो कहा है वो किसने कहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 के ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। दोस्तों याद रखिए रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसका भी ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, आपका जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, महात्मा गांधी ने कुछ शब्द कहा था,
महात्मा गांधी ने इन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा था। दोस्तों याद रखिएगा कि जो आपके महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था कि ये क्या है भैया, ये देशभक्तों का देशभक्त। ये क्वेश्चन पूछे कि देशभक्तों का देशभक्त किसे कहते हैं, तो याद रखिए सुभाष चंद्र बोस को आपके किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। तो चलिए बताइएगा कि आजाद हिंद फौज के जो अधिकारी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, और इसके बाद नवंबर 1945 में दोस्तों याद रखिए लाल किला जो दिल्ली है यहां पर मुकदमा चलाया गया था। और इस मुकदमे में बचाव में जो आपके थे वो आपके भूला भाई देसाई, कौन, भूला भाई देसाई, जो कि एक वकील थे दोस्तों, बचाव के पक्ष में थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा अर्थात पावर संयंत्र तमिलनाडु में अवस्थित है। तो दोस्तों 11 नंबर यहां पर जल्दी से लॉक किया जाए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आपका कलपक्कम, कौन सा है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये तमिलनाडु राज्य में है। इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि पेट्रोलियम, देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपका है, गड़बड़ी न करिएगा। आपसे कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। दोस्तों यहां पर बताइएगा, तो आपसे कह रहा है अग्नि चट्टानों में, तो अग्नि चट्टानों में तो नहीं होगा, है ना। यहां पर दिया गया है अवसादी चट्टानों में, फिर आपसे कायांतरित चट्टानों में, सरंद और असरंद चट्टानों के बीच जो भ्रंश टाइप में, तो ऐसे तो नहीं भरा होता है। तो दोस्तों यहां पर देखिए जो आपका है अवसादी चट्टान होते हैं, यहां पर अवसाद क्या हो जाते हैं, दब जाते हैं, और जब दब जाते हैं तो उनमें से क्या होता है, कहीं ना कहीं काफी वर्षों बाद उसमें से वो तेल आपका होता है। तो ये जो आंसर आपका है आपका बी नंबर है, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो चलिए यहां पर जवाब देना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। 13 को ऑप्शन देना है, आप ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है। चलिए भाई इसका आंसर आप क्या देंगे, क्वेश्चन आपका आ गया है। अब यहां पर क्या देंगे, अब पहला है, क्या अब पहला है, यहां पर आंसर क्या होगा, अब पहला है दोस्तों, अब पहला है। लेकिन केंद्र सरकार जो आपकी है, केंद्र सरकार अभी नहीं मान रही है, लेकिन भैया केंद्र सरकार से भी ऊपर सरकार है क्या, अगर यहां पर WHO के द्वारा यहां पर मान्यता मिलती है तो भैया उसको प्राथमिकता दी जाती है ना। याद रखिएगा कि जुलाई में आपके केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई चीन में जनसंख्या फर्स्ट स्थान पर है, लेकिन आपके जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि भारत में जनसंख्या प्रथम है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा सस्पेंस में है, आप लोग इसका जवाब दीजिएगा, आप लोगों का जो मत है कितना होगा, हमने दोनों चीज बता दिया है, ठीक है। चलिए यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि जब कोई विशालकाय, है ना, क्या, जब कोई शिलाखंड दबाव एवं कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाता है तब क्या कहलाता है। यहां पर जवाब देना है, आपका आंसर यहां पर 14 में राइट क्या हो जाएगा। कह रहा है जब कोई विशाल खंड दबाव एवं कठोरता के कारण परतदार, और जब परतदार दिया है, जब परतदार दिया है तो आप क्या जवाब देंगे, अग्नेय शैल। क्यों, क्योंकि जो अग्नेय शैल होती है वो परतदार ही होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है। देखो पढ़ते रहिए, और जब क्लास के अंत में होता है जो भी आपके अंदर इच्छाएं हो, जो भी पूछने की समस्या हो, है ना, तो आप क्लास के बाद पूछा करें, क्योंकि अगर हम बीच में आपको बताने लगेंगे दूसरे के दर्द उठने लगेगा, वो भी कहेगा सर जी मुझको भी दिक्कत हो रही है, मुझे बताइए कि मुझको कौन सी बुक लेना है। इसलिए पढ़ते रहिए, जब क्लास का लास्ट में आप लोग जो क्वेश्चन पूछा करें हम आपको बताएंगे, ठीक है। अभी आप पढ़ते रहिए, डिस्टर्ब ना होइए। चलिए तो देखो यहाँ पर दिया है किसे खरीफ की फसलों में शामिल नहीं किया जाता है, और खा से खरीफ, खा से खराब, और खराब क्या होता है, बारिश, मतलब ये हुआ कि ये बारिश महीने वाली फसलें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 15 नंबर में आप देखिएगा कि भैया बारिश के महीने में चावल होता है, पटसन होता है, ज्वार बाजरा होता है, लेकिन चना तो होता है कब, चना होता है सर्दियों में, अर्थात रबी की फसल। आपने देखा होगा कि चना के समय अगर बारिश हो जाती है ना, चना के समय अगर बारिश हो जाए तो भैया चना का पेड़ जो है ना 4 मंजिला बन जाएगा, लेकिन इसमें फल नहीं आएंगे, इसलिए इसमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ हुआ था। दोस्तों बताइएगा कि जो ऑपरेशन फ्लड है, क्या ऑपरेशन फ्लड किस पंचवर्षीय योजना के समय में प्रारंभ किया गया था। एक क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से छपा हुआ तो मिलना ही मिलना है ना। तो दोस्तों आपको याद रखिएगा कि 1970, अब 1970 के समय कौन सा था, 1970 के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों ये 1970 कौन सा है, चौथी है, ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय इसकी शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है, तो आपसे दुग्ध से उत्पादन से, दूध उत्पादन से। भारत में श्वेत क्रांति का जो पितामह कहते हैं, जनक कहते हैं, वो किसे कहते हैं, वर्गीज कुरियन को कहते हैं, और वर्गीज कुरियन को भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना आगत निर्यात मॉडल पर आधारित थी। क्या
आगत निर्यात मॉडल। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपका 17 नंबर में लॉक करिएगा। ये जो ऑप्शन है आपका डी नंबर छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1980 से, कब से 1980, याद रखिए 1980 से 85 के बीच थी। ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। मतलब क्या था कि इस योजना का उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में क्या वृद्धि करना। गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारत सरकार द्वारा संचालित अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। अब बताइए, जो अंत्योदय कार्यक्रम है सभी लोग जानते होंगे, पढ़ाया भी अच्छी तरीके से। तो अंत्योदय कार्यक्रम का मतलब क्या होता है? भारत सरकार द्वारा संचालित अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो शहरी गरीबी दूर करना, ये तो आपका नहीं हो सकता है। गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की मदद करना, अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार करना, अल्पसंख्यक वर्गों का उत्थान करना। दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो सिर्फ अनुसूचित जाति से बात नहीं हो रही है, मतलब गरीबों में से गरीब। यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। गरीबों में से जो भी गरीब है वहां पर आंसर क्या होगा? बी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे गरीबी रेखा मापन की हेड काउंट विधि से मापन किया जाता है। दोस्तों ये बताइएगा, कह रहा है कि गरीबी रेखा मापन की हेड काउंट विधि से मापन किया जाता है। दोस्तों किसका मापन किया जाता है? तो ये होती है निरपेक्ष गरीबी। यहां पर आंसर बी हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, थोड़ा आपको कठिन लग रहे हैं, ठीक है। यहां पर आंसर आपका बी हो जाएगा। निरपेक्ष गरीबी का मापन होता है हेड काउंट विधि से। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक आपके कौन से हैं। अब आप बात की जा रही है विश्व में हरित क्रांति। जब विश्व की बात करता है तो आप कहेंगे ये आपके अमेरिका के थे, कौन? यहाँ पर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ए नंबर आपका हो जाएगा। वहीं पर भारत में हरित क्रांति पूछे तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से हैं? तो आपके एम एस स्वामीनाथन राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो में लाइक शेयर की संख्या भी बढ़ाते चलिएगा। जितने लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, काफी लोग तो भूल जाते हैं कि क्लास में जुड़ गए हैं, लाइक शेयर भी करना है। तो एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा। देखिए यहाँ पर वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है पंचायती राज को किस संविधान संशोधन द्वारा। याद रखिए 21 नंबर जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन ये कब आया था? 1992 में। कब आया था भाई? 1992 में ये आपका जोड़ा गया था। दोस्तों याद रखिएगा, अनुसूची 11 में, किसमें? अनुसूची 11 में पंचायती राज को शामिल किया गया था। और भाग 9 है, कौन है? भाग 9 में शामिल किया गया। तो हर एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। मतलब दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा ये नीति निर्देशक तत्व में आता है, लेकिन आपसे पूछा है कि कौन से आपके अनुच्छेद में से रखा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए बी नंबर जिसका आ गया है, यहाँ पर बी नंबर अनुच्छेद 51 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों है ना, वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार नहीं, बहुत बार आपने पढ़ा है ना। पढ़ते पढ़ते यहाँ पर बहुत लोगों की शादियां हो गई है ना, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी हमेशा पूछा जा रहा है। देखिए भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर कभी भी नहीं, मतलब अभी तक एक भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछे वित्तीय आपातकाल का जो प्रावधान है वो कौन से आर्टिकल में है, कौन सा आर्टिकल है वित्तीय आपातकाल में, तुरंत आपको लोग लॉक करना है कि वित्तीय आपातकाल जो आपका है वो अनुच्छेद 360 है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद 360 क्या है? वित्तीय आपातकाल है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो राज्यपाल दिया है तो सिंपल सी बात है, यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यपाल को नियुक्ति करना है ना, और त्यागपत्र वगैरह ये जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है। ये दोस्तों जो शून्यकाल शब्द आपने सुना होगा है ना, ये जो संसदीय व्यवस्था है, संसद में शब्द प्रयोग होता है शून्यकाल, ये किसकी देन है। तो दोस्तों एक शब्द याद रख लीजिएगा, जैसे बोलते हैं ना भारत में जीरो की खोज हुई, शून्य की खोज हुई, वैसे ही दोस्तों याद रखिए शून्यकाल भी आपके भारत की ही देन है। याद रखिएगा, इसका जो ऑप्शन है आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों ये भारतीय संसद के दोनों सदनों में जो प्रश्नकाल होता है, तो प्रश्नकाल के बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो शून्यकाल कहा जाता है। इसमें बिना पूर्व सूचना के ही सार्वजनिक महत्व को कोई भी प्रश्न उठाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती हैं। ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं ये उत्पन्न किसमें हो सकती हैं। तो
दोस्तों याद रखिए सभी माध्यमों में ही अनुदैर्ध्य तरंगे क्या हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती है, अर्थात ठोस, द्रव, गैस, ये सभी माध्यम में उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऑप्शन जिसका आया है डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, करा है कि 2 मीटर लंबे मनुष्य को अपनी संपूर्ण लंबाई को दर्पण में देखने के लिए कम से कम कितनी लंबाई का दर्पण लेना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा गया था। तो चलिए भाई बताइएगा कि भैया 2 मीटर का क्या है, मनुष्य है ना, उसको अपना पूरा का पूरा थोबड़ा देखना है, पूरा पूरा शरीर देखना है, तो इसके लिए उसको कितना लंबाई का दर्पण होना चाहिए। तो याद रखिएगा यहां चाहे 2 मीटर हो चाहे 20 मीटर, याद रखिएगा जितना मीटर व्यक्ति होगा उसका आधा मीटर, मतलब उसका आधा। अगर यहाँ पर 10 मीटर का व्यक्ति हो जाता है तो आप कहते हैं 5 मीटर, यहाँ पर 2 मीटर है तो आप कहेंगे 1 मीटर। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा। याद रखिएगा दर्पण को कितना होना चाहिए, उस वस्तु का आधा होना जरूरी है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें निम्न में से कौन सा धातु मिलाया जाता है। अब दोस्तों आपको ये तो मालूम है कि सोने का जो आभूषण होता है शुद्ध तो होता नहीं है, शुद्ध होता है 24 कैरेट का। आपसे बोलेंगे कि भैया 24 कैरेट का ही आपका है, लेकिन 24 कैरेट का दे देंगे ना, थोड़ा गर्मी होगी वो पिघल कर बाहर भाग जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहां गिर गया कहां नहीं गिर गया। तो दोस्तों सोने को मजबूत बनाने के लिए उसमें तांबे का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो सी हो जाएगा, तांबे का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। जवाब दीजिए भाई, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि भैया जो दूध होता है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। आपका आंसर यहां पर तुरंत लॉक करना है, देखते ही आपका आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, लाजवाब। दोस्तों यहाँ पर देखिए 29 नंबर का जवाब लगभग सभी का आ गया है और आपके आंसर को लॉक करते हैं, विटामिन सी इसका आंसर राइट हो जाएगा। दूसरी बात एक होता है कि जब आप सब्जी पका रहे होते हैं, क्या याद रखिए जब आप सब्जी पका रहे होते हैं तो सब्जी पकाते समय है ना क्या होता है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। या क्वेश्चन ये भी पूछेगा मांस में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो मांस में भी विटामिन सी आपका नहीं होता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर दिया गया है कि यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। दोस्तों याद रखिएगा आपके यकृत में एक विटामिन होता है जो भविष्य में भंडारित रहता है। ये कौन सा विटामिन है दोस्तों, ऑप्शन देना है। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन क्या पाया जा सकता है, इनमें से ऑप्शन बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी सभी हैं। अब इनमें से आप क्या जवाब दे सकते हैं, ए देना है या डी देना है, कौन सी प्राथमिकता देंगे। तो प्राथमिकता आपको दोस्तों याद रखिए इसका आंसर आपको ए लगाइएगा, यहाँ पर विटामिन ए इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, भंडारित रहता है, ऑप्शन आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। कहीं ना कहीं हद तक आपका विटामिन डी होता है, लेकिन हम प्राथमिकता किसको देंगे, यहाँ पर ए नंबर को ही देना है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म। देखिए ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको कतई पीछा नहीं छोड़ेगा, आपके हमेशा साथ रहेगा। दोस्तों हमने बताया था अनिल और अनल, ये जल्दीबाजी में गलती सबसे हो जाती है, हो सकता है हमसे भी हो जाए। दोस्तों अनिल क्या होता है, अनल क्या होता है। अनिल का मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर वायु होता है, और अनल मतलब होता है अग्नि होता है। ऑप्शन ए वाला इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश का शब्द बताना है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइएगा, क्या बोलेंगे। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं भैया, हिंदी के तो आप लोग दादा हैं, दादा। दोस्तों ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, याद रखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला, क्या दिया है, रखने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला है। तो यहाँ पर मुमुक्षु, कौन सा, मुमुक्षु हो जाएगा, मुमुक्षु हो जाएगा, ये है ऑप्शन सी, मुमुक्षु। क्या हो जाएगा, मुमुक्षु जो ऑप्शन है वो आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे दिया है कि उपकार को न मानने वाला। अब देखो दिया गया है उपकार को न मानने वाला, तो भैया उपकार को न मानने वाला होता है कृतघ्न। क्या, कृतघ्न। कौन सा ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका, कौन सा, ए नंबर हो जाएगा, कृतघ्न हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब ना दिया गया हो तो यहाँ वाला ना को भी ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ के भी ना को ध्यान देना है, और अगर ना होता तो आप कृतज्ञ लगा देते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्लियर है ना, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए शब्द की सही स्त्रीलिंग में से क्या है। अब यहाँ पर देखो क्या है कि प्रबंधकर्ता दिया गया है, स्त्रीलिंग आपसे पूछा गया है। दोस्तों हमने एक चीज आपको बताया था कि जहां भी ता होता है और ता का परिवर्तन त्रा हो जाता है स्त्रीलिंग बनाते समय। तो देखिए आपका 34 नंबर के ऑप्शन क्या हो सकता है, प्रबंधकत्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं वो डेली डेली टेस्ट लगाने से ही होते हैं, यहां पर आंसर आपका सही हो जाएगा। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है क्या कि भैया हम पहले थ्योरी पढ़ लेंगे तभी टेस्ट लगाएंगे, ये गलत है।
आप थ्योरी पढ़ते जाइए, टेस्ट लगाते जाइए, क्योंकि नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पता चलेगा नहीं क्वेश्चन कैसे होते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो उसे पढ़ने में भी मन लगता है। लेकिन आप थ्योरी पढ़ते रहोगे तो फिर प्रैक्टिस लगाने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी इतनी बड़ी हो जाती है। देखो कह रहा है शब्द का बहुवचन, नेता का बहुवचन क्या होगा। अब देखिए बहुवचन दिया गया है, नेता का बहुवचन दिया गया है। अब इस वाले क्वेश्चन में अच्छे अच्छे यहां पर ढेर हो जाएंगे। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 35 में आंसर क्या हो जाएगा। तो भैया नेता का नेताओं जिन लोगों ने जवाब दिया है ना, तो उन लोगों का जवाब तो पूरी तरीके से क्या हो गया है, खत्म हो गया है। क्योंकि भैया याद रखिए नेता का नेताओं नहीं होता है, नेता का नेता ही होता है। इसका जो वचन होता है एक वचन में और बहुवचन दोनों ही समान होते हैं। तो याद रखिए इसका जो आंसर आपको लगाना है कौन सा, यहाँ पर डी नंबर है, याद लगाना है। जैसे देखिए नेता हो गया, पिता हो गया, चाचा हो गया, दादा हो गए, ये सभी शब्द क्या होते हैं, एक वचन और बहुवचन में ही समान होते हैं। याद रखिएगा, नोट करिएगा, जिनसे भी गलती हुई है वो पश्चाताप करके इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि दोबारा गलती ना हो। ठीक है, जैसे चाकू का चाकू ही होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया है। या प्लांट कहां पर है। तो दोस्तों ये एशिया का जो सबसे बड़ा है बायो सीएनजी, ये जो आपका है कहां पर है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए। इसका आंसर है आपका जो बनेगा राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए भैया ये है ऑप्शन सी, आपके इंदौर में किया गया है। ऑप्शन सी ये आपके कहां पर है, इंदौर में है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इंदौर में है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। चलिए देखिए पहले से ही मेहनत करिए, नहीं बाद में दोस्त हमें दोगे, है ना, कहोगे हमने तो बहुत पढ़ाई किया हमारे नंबर नहीं आए हैं। लेकिन हम कहते हैं भैया कि हम आपको इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि भैया आपको हमारे ही मॉडल पेपर से सब कुछ मिल जाएगा। अब आप मैराथन क्लास लेने के लिए सिर्फ आओगे, लास्ट 2 दिन के लिए पढ़ोगे तो फिर भैया फिर गारंटी नहीं है। हाँ गाली दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपका फर्ज होता है कि पहले से मेहनत करिए। देखो कितने भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं, आपका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहां पर देखिए गुजरात, यहां पर मैप के माध्यम से समझ लीजिए तो गड़बड़ाएगा नहीं। यहां पर देखिए एक तो गुजरात आपका हो गया, है ना, गुजरात के बाद कौन सा हो सकता है, गुजरात के बाद कौन होगा, यहां पर देखिए राजस्थान लगता है, राजस्थान, है ना, राजस्थान गुजरात 2 पॉइंट तो आपके हो गए। और कौन सा लगता है, यहां पर पंजाब लगता है, क्या लगता है, पंजाब लगता है, तो पंजाब हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आपका जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और आपका यहां पर लद्दाख हो जाएगा। मतलब यहां पर आंसर जो आपका है वो आपका ए नंबर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से रीगा किस देश की राजधानी है। नया नया क्वेश्चन, रीगा दिया, रीगा दोस्तों, रीगा है आपके लातविया के, किसकी है, लातविया, और लातविया का यहाँ पर है ऑप्शन आपका है यहाँ पर सी नंबर। लेकिन इसके जो अदर जो आपकी हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों याद रखिए आपसे पिछली बार पूछा गया था बुल्गारिया की राजधानी, क्या बुल्गारिया की राजधानी पूछा गया था। बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया, क्या है, सोफिया है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये जो हमने पढ़ाया इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बुल्गारिया की राजधानी क्या है, सोफिया है दोस्तों, याद रखिएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य निम्न में से कौन सा है। बताइएगा कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 यहां पर लॉक किया जाए भाई। चलिए बहुत अच्छे, प्रयास आपका बहुत ही उम्दा है। और देखिए जवाब भी यहां पर लगभग सभी के जवाब आ गए हैं। 48 नंबर यहां पर आंसर जो आपका है क्या हो जाएगा, ये है आपका महाराष्ट्र दोस्तों। ऑप्शन बनेगा यहां पर सी नंबर है महाराष्ट्र, जिसका भी आंसर आया है राइट हो जाएगा। महाराष्ट्र जो आपका है ये सर्वाधिक क्या है आपका नगरीकृत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि राज्यसभा एवं लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। दोस्तों यह है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और अध्यक्षता दिया है तो अध्यक्षता ही बताइएगा, है ना, अध्यक्षता दिया है तो भैया आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर देना है। चलिए बहुत अच्छे, इस क्वेश्चन का जवाब देखिए सभी का जवाब आ रहा है। और यहां पर आंसर जो आपका देखो अध्यक्षता दिया है तो आपको जवाब देना है लोकसभा अध्यक्ष देना है, क्या लोकसभा अध्यक्ष देना है, अध्यक्षता की बात करें। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा को बुलाने के अगर काम करता है, बुलाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन है, राष्ट्रपति बुलाते हैं, आर्टिकल नंबर 108 के तहत बुलाते हैं। अगर ये बोल देता कि नहीं लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, तो भैया राष्ट्रपति के पास ही आपका है दोस्तों, ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं कब मनाया जाता है, यहां पर 65 नंबर लॉक किया जाए। चलिए यहां पर जवाब देना है 50 नंबर आपसे कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस जो मनाते हैं एक कब मनाते हैं, इसका आंसर है राइट क्या हो जाएगा दोस्तों। यहां पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा 1 दिसंबर, क्या हो जाएगा 1 दिसंबर, जिन लोगों ने दिया है बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों देखिए यहां पर 10 दिसंबर, और 10 दिसंबर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं आप जवाब दे सकते हैं।
10 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार, जो कि बहुत ही आईएमपी है, याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं 10 दिसंबर को मनाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर अगला पॉइंट कि संयुक्त राष्ट्र क्या दिया है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहां पर है। हमने एक चीज आपको बताया था कि खाद्य शब्द अगर लगा देता है, क्या खाद्य शब्द लगा देता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो क्या होती है भाई, यहां पर देखिए, यहां पर जो आपका है रोम, रोम जो कि आपकी इटली, और इटली मतलब क्या हो गया, खाने वाली चीज हो गया, तो यहां पर आंसर क्या हो गया, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना हुई थी कब, तो आपकी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में 16 अप्रैल को हुई थी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है शालीमार बाग जो स्थित है आपके कहां पर है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, कह रहा है शालीमार जो बाग है ये आपके कहां पर है, शालीमार बाग। दोस्तों यहां पर जवाब देना है, यहां पर आंसर जो आपका है, आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शालीमार बाग है आपके श्रीनगर में। याद रखिए, यहां पर जो आंसर है आपका सी नंबर श्रीनगर है, आपका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे क्वेश्चन ये पूछ लें कि इसका निर्माण किसने करवाया था, चलिए बताइएगा, क्या याद है आप सभी को कि जो शालीमार बाग है इसका निर्माण जो करवाया किसने करवाया, ये दोस्तों जहांगीर ने करवाया था। किसने? जहांगीर ने करवाया था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कोर्स किस खेल का परिसर है। दोस्तों यहां पर कोर्स ये खेल का एक परिसर है, ये दोस्तों आपका गोल्फ, ये गोल्फ का होता है, खेल का मैदान जो होता है, गोल्फ के खेल के मैदान को कोर्स कहा जाता है। दोस्तों अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बेसबॉल जो खेला जाता है वो कौन से मैदान में, बताया है ना हमने कि जो बेसबॉल खेला जाता है ये डायमंड में खेला जाता है। क्या? डायमंड में खेला जाता है, डायमंड, डायमंड में खेला जाता है, और ये अमेरिका का खेल है। बेसबॉल कहां का है? अमेरिका का खेल है। यहीं पर दोस्तों रग्बी जो खेला जाता है पिच में खेला जाता है। किसमें खेला जाता है? पिच में। पोलो किसमें खेला जाता है? पोलो, भैया पोलो खेल का जो परिसर होता है इसे फील्ड कहते हैं। दोस्तों याद रखिए, इसे फील्ड कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन, देखिए पुस्तकों में ये जो आपका फियरलेस गवर्नेंस है इनके लेखक है आपकी किरण बेदी। ऑप्शन लॉक करिएगा, यहां पर जो आंसर है वो आपका डी, किरण बेदी, आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो दोस्तों बताइएगा कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन जो आपका आयोजित किया गया था 1997 में, ये कहां पर आयोजित किया गया था। दोस्तों याद रखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, क्योटो में। कहां पर? क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आपका जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया था। कहां पर? जापान में पड़ता है क्योटो शहर, और इसी सम्मेलन के दौरान क्योटो प्रोटोकॉल को अपनाया गया था, और ये 2005 से प्रभावी हुआ। कब से? 2005 से ये प्रभावी हुआ था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है 22 दिसंबर 2022 को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जो जन्म दिवस है 21 दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों यहां पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं कौन? चौधरी चरण सिंह। इनका जन्म दिवस जो मनाते हैं किस रूप में मनाते हैं, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका जो आंसर है आपका राइट क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय किसान दिवस। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सब बस ऑप्शन बनेगा यहां पर बी नंबर है। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन अगला पूछा गया है, कह रहा है कि आईपीएल के इतिहास में, क्या आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है जिन्हें 18.50 करोड़ रुपए में खरीदा गया। तो ये प्लेयर जितने हैं ना सब आईपीएल के राजा हो गए हैं। अब ये चलते चलते नहीं है ना, ये ट्रॉफी में ध्यान नहीं देते हैं कि वर्ल्ड कप जीतना, ये ध्यान देते हैं कि मुझको आईपीएल में कितना महंगा खरीदा जाएगा, इसलिए आईपीएल में अपनी जान लगा देते हैं। तो दोस्तों यहां पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर बनेगा सी नंबर है। याद रखिएगा सैम करन। कौन? ये सैम करन है जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं दोस्तों, ज्यादा चले नहीं है लेकिन महंगे बहुत रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है। चलिए, ये भारत की पहली विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता है, इसका आयोजन जो किया गया है ये किस राज्य में किया गया है। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा आपके गोवा में। अब कुछ लोग होते हैं करंट अफेयर को देखकर ऐसे भग जाते हैं जैसे उनको पढ़ना ही नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए पहले से आ जाएंगे, कहेंगे हम फॉर्म पहले भर देंगे, लेकिन करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है तो भग जाते हैं अमेरिका में, फिर कहता है लगता है कि उनको जॉब लेनी नहीं है। फॉर्म जब आता है तो पहले नंबर में भर देते हैं। अरे यार करंट अफेयर पढ़ना तो पड़ेगा ही, और करंट अफेयर ही सबसे मजबूत पॉइंट है। अगर इसको आपने पढ़ लिया अच्छी तरीके तो समझो कि आपके बल्ले बल्ले है। और हम आपको करंट अफेयर इस प्रकार से दे भी रहे हैं कि बार बार रिपीट करवाते हैं क्वेश्चन ताकि आपको रट जाए, इसलिए आप डेली क्लास करंट अफेयर की जो चलती है उसको जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लद्दाखी नववर्ष को किस नाम से आयोजित किया जाता है। मतलब लद्दाख में जो नव वर्ष मनाया जाता है ये किस नाम से आयोजित किया जाता है, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों लद्दाख में आपका कौन सा है? लोसार। कौन? लोसार आपका हो जाएगा, यहां पर डी नंबर राइट हो जाएगा। 9 वर्ष दिया है, क्या 9 वर्ष दिया है। हम हेमिस की बात नहीं कह रहे हैं, ये भी लद्दाख में है, लेकिन आपसे कह रहा है 9 वर्ष के बारे में, तो 9 वर्ष से ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी
जिनका नाम फोर्ब्स की सूची में सबसे अधिक फीस लेने वाली विश्व की 25 शीर्ष महिला खिलाड़ियों में शामिल हैं। भैया ये इतनी ज्यादा पैसा लेती हैं, है ना, जब कोई ब्रांड एम्बेसडर बनवाया जाता है, कुछ वगैरह होता है ना, तो ये इतना ज्यादा फीस लेती हैं। इनका नाम देखिए कौन से नंबर पे है, आपके 25वें नंबर पे है विश्व में। दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ये पीवी सिंधु है। कौन? पीवी सिंधु, जो कि ऑप्शन है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका आ गया है बिल्कुल दमदार, कह रहा नेपाल के नए प्रधानमंत्री का नाम क्या है? चलिए जवाब दीजिए। नेपाल के जो नए प्रधानमंत्री हैं वो आपके कौन हैं, यहाँ पर आंसर देना है। दोस्तों यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री पूछा गया है, क्या जवाब देंगे जल्दी से बताइए। नेपाल का पूछ लिया है, अब आपके पड़ोसी देश हैं तो पड़ोसी को तो याद रखना चाहिए। यहाँ पर देखिए ये जो है पुष्प कमल दहल, पुष्प कमल दहल, ऑप्शन ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? देखो कुछ आए या ना आए, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर किस में आएंगे, आपके दिवस जरूर पूछे जाएंगे। अब दो ही नहीं आएंगे, आपके 4 आएंगे, क्योंकि 4 शिफ्ट में पेपर होगा, और 4 शिफ्ट में पेपर होगा तो 4 क्वेश्चन तो बनना ही बनना है दिवस से, है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आपके 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? दोस्तों ये चिल्लई कला है, और ये जो शुरुआत हुई है आपके जम्मू कश्मीर में हुई है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि आरबीआई पहली बार किस देश के साथ भारतीय रुपए में व्यापार प्रारंभ करेगा? तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो आरबीआई है वो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि ये भारतीय रुपए में ही व्यापार करेगा, डॉलर वगैरह लेने की आवश्यकता नहीं है। और कहीं ना कहीं अच्छी बात है, क्योंकि डॉलर लेंगे फिर उसको परिवर्तन करेंगे, इससे अच्छी बात है कम से कम डायरेक्ट यहाँ पर भारतीय रुपए में होगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए इसका जो आंसर है वो आपका बनेगा डी नंबर है। याद रखिए ए और बी दोनों, अर्थात रूस और आपके श्रीलंका से हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस यूरोपीय देश द्वारा ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया, जिसमें 16 वर्ष से आयु प्राप्त व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा सकते हैं, है ना। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका जो 300 नंबर है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखिए जो 16 वर्ष से अधिक हो गया है, जिसको जानकारी है पूरी तरीके से, नहीं आपकी है क्या समस्या, क्या है दिक्कत, क्या है वही, क्योंकि 16 के पहले यहाँ पर नाबालिग समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो आपका है वो आपका स्पेन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। 16 वर्ष से अगर अधिक हो जाता है वो अपना लिंग परिवर्तन करा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। अब आते हैं अपनी ताबड़तोड़ क्लास में, जिसकी डेली क्लास होती है। हमने आपको बताया है कि टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, पीडीएफ वगैरह आपको मिलती है, वीडियो में लिंक भी आपको मिल जाती है। ध्यान से बस आपको सुनना है, जितना बोलते जाएं बस कान में सुनते जाना है, 2-2 बार बोलेंगे आपके दिमाग में छपता जाएगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हरगोविंद खुराना है इनको किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? दोस्तों याद रखिए हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए, इन्होंने प्रोटीन के संश्लेषण के लिए खोज किया था, इसलिए इन्हें याद रखिए आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अगला दिया गया है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था खुराना ने। किसने किया था? खुराना ने किया था। अगला है दूरबीन का आविष्कार जो किया किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो आपके गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने किया था। ठीक है। अगला दिया गया है कि विलियम रोंटजन ने किसका आविष्कार किया? क्या दिया है? रोंटजन दिया है, रोंटजन, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। रोंटजन ने जो आविष्कार किया था एक्सरे मशीन की किया था, याद रखिएगा। अगला दिया है भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? भाप के इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट। किसने? जेम्स वाट ने किया था। अगला आपसे यहाँ पर कह रहा है विश्व की विशालतम दूरबीन आपकी कौन सी है? तो यह है आइस क्यूब है। कौन है? आइस क्यूब हो जाएगा। और अगला आपसे दिया गया है कि मशीन गन का आविष्कार जो किया वो किसने किया था? तो मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पाकल द्वारा। किसके? जेम्स पाकल के द्वारा किया गया था। अगला है माइक्रोस्कोप का जो प्रयोग होता है ये किसके अध्ययन के लिए होता है? माइक्रो मतलब होगा बिल्कुल छोटा, मतलब सूक्ष्म और पास की जो वस्तु होते हैं इनके माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है थर्मोस्कोप क्या होता है? दोस्तों थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का ही आविष्कार जो किया वो गैलीलियो ने किया था। याद रखिए अगर पूछे थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, थर्मामीटर का, तो आप कहेंगे गैलीलियो ने किया था। अगला पॉइंट आपके सामने आ गया है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो आपकी कौन सी है? याद रखिए विक्टोरिया झील है, जो कि सबसे बड़ी झील है आपके अफ्रीका की है। दोस्तों याद रखिएगा। यहां पर दिया एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की है कैस्पियन सागर। कौन है? कैस्पियन सागर हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है आपके एयर झील। कौन है? एयर झील हो जाएगी। वहीं पर दिया यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आप बताइएगा यूरोप की आपकी सबसे बड़ी झील जो आपकी है वो कौन सी है? बताइए जल्दी से बताइएगा। आपसे कह रहा है यहां पर दिया है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अब इसमें आंसर तो नहीं दिया है, लेकिन याद रखिएगा कि यहां पर नाम हो जाएगा लादोगा। क्या है?
लादोगा झील है। लेकिन अगर पूछ लेता है यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तब क्या जवाब देते, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो याद रखिए वोल्गा नदी। कौन सी? वोल्गा नदी, ये सबसे लंबी नदी है आपकी यूरोप की है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो ये है आपका अफ्रीका में सर्वाधिक देश है। अगला कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है, दोस्तों मरुस्थल विहीन है। दोस्तों यूरोप जो आपका है मरुस्थल विहीन है, दोस्तों याद रखिए यहाँ पर मरुस्थल नहीं है। अगला आपसे दिया गया है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं, दोस्तों याद रखिए सरीसृप नहीं पाए जाते हैं आपके अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बर्फ वगैरह रहता है, तो यहाँ पर आपका अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला दिया है कि अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप का पूछा गया है तो केप अलगुहास, क्या केप अलगुहास ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला है विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है, मैदान का सर्वाधिक विस्तार आपकी यूरोप में है, दोस्तों याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका है नहीं है वो जो रेगिस्तान। अगला है कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं, तो भैया अफ्रीका को पठारी महाद्वीप कहा जाता है। यहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा पठार हैं, दोस्तों याद रखिएगा। अगला है नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, नंद वंश के बाद मगध पर जो शासन किया था, याद रखिएगा आपके मौर्य ने किया था। किसने? मौर्य वंश आया था। अगला है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक पूछा गया है, तो यहां पर याद रखिए शिव दयाल साहब, कौन? शिव दयाल साहब हो जाएगा। और अगला है तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी, यहां पर देखो तहकीक ए हिंद दिया है, यहां पर अलबुरुनी हो जाएगा, अलबुरुनी हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया था, दोस्तों याद रखिएगा कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया वो हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। किसमें किया गया था? हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, अगला दिया है कि गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी, बताइएगा गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की, तो आपके चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी, तो दोस्तों याद रखिएगा पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम याद रखिए तंबाकू की खेती, क्या तंबाकू की खेती यहां पर शुरू किया था। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए भाई, जितने लोग यहां पर जुड़े हैं, है ना, कमेंट कम आपके आ रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, दोस्तों भी शेयर करते रहिए। देखो अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वो किसने, तो ये है आपके हेक्टर मुनरो। कौन है? हेक्टर मुनरो। तो दोस्तों याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है स्थायी बंदोबस्त सिद्धांत किसने शुरू किया, तो आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी, बंदा बहादुर की हत्या की गई थी फर्रुखसियर के कहने पर, ऑप्शन बनेगा यहां पर फर्रुखसियर हो जाएगा। और अगला पॉइंट देखो आ गया है गौतम बुद्ध से, जो कि एक नंबर आपको यहां से छपा हुआ मिलना ही मिलना है, कोई डाउट नहीं है कि ना मिले, मिलेगा मिलेगा। देखिए गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन नाम था। क्या नाम था? शुद्धोधन नाम था। इनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया। क्या नाम था? महामाया नाम था। अगला पॉइंट दिया गया है इनकी मौसी का नाम क्या था, तो दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध की मौसी का नाम था विमाता थी, मतलब यहां पर मौसी थी, मतलब यहां पर देख सकते हैं गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया था विमाता अर्थात इनकी मौसी ने किया था। अगला है कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था क्या था, याद रखिएगा यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा था। और अगला है इनके पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल नाम था। अगर मैं आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था, तो सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम है? चन्ना। ये कहानी आपने पढ़ा भी होगा। और वहीं पर पूछे कि गौतम बुद्ध का जो घोड़ा था वो कंथक था। कौन था? कंथक था। अगला दिया गया है कि प्रथम गुरु कौन थे, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, अलार कलाम थे। कौन? अलार कलाम थे। और दोस्तों याद रखिएगा गौतम बुद्ध के जो शिष्य जो कि दोस्तों राजा थे, है ना, गौतम बुद्ध के जो शिष्य जो राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन, ये क्या थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। शिष्य के साथ साथ ये राजा भी थे, दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है ना। और इस प्रकार से दोस्तों और भी आपके हैं, है ना, इसको हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।